औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस नशिस्त में आपके साथ गुफ्तगू करेंगे सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के मतलब कि इंटरनेशनल लॉ में किन को सब्जेक्ट समझा जाता है। तो बेटा, जब कानून की हम बात करें तो टर्म जो सब्जेक्ट है उसका एक मखसूस मतलब लिया जाता है। तो किसी भी ऐसी हस्ती को इंटरनेशनल लॉ में सब्जेक्ट या इंटरनेशनल पर्सन कहा जाता है जिसकी कोई इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हो। तो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी से रखने से क्या मुराद है, तो कानून ही बताता है कि अगर किसी को वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी से क्लॉथ कर दे तो उसका हैयत, उसकी नेचर क्या होगी और द स्कोप, दायरा कार क्या है, क्या क्या वो काम कर सकता है और क्या क्या काम वो नहीं कर सकता। अब इंटरनेशनल लॉ की क्योंकि नेचर ही यही है कि बहुत ही ये महरक रहा है, खास तौर पर आफ्टर द क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में जब वो बनी है, उसके बाद में इंटरनेशनल लॉ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है। तो उसकी डायनामिक नेचर होने की वजह से जो एक ट्रेडिशनल व्यू था जिसमें स्टेट्स को ही सिर्फ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ समझा जाता था, उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है और अब कुछ और हस्तियों को भी इंटरनेशनल लॉ में सब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर दिया गया है। ओपिनियन, जैसा से आप जानते हैं, इंटरनेशनल लॉ के मतलब इनका टेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो उन्होंने करार दिया है कि इंटरनेशनल पर्सन एक ऐसी हस्ती है जिसको इंटरनेशनल लॉ लीगल पर्सनैलिटी दे देता है या वो उस लीगल पर्सनैलिटी उसके पास मौजूद है। मतलब इसे ये है कि इंटरनेशनल लॉ में का सब्जेक्ट वही हस्ती हो सकती है जिसके पास इंटरनेशनल सतह पर राइट्स हैं और कुछ ड्यूटीज उस पर इम्पोज की जाती है और इसी लिहाज से कुछ पावर्स उसके पास मौजूद हैं। और अमूमी तौर पर इंटरनेशनल सतह पर बिलवास्ता या बिला वास्ता कुछ करने का इख्तियार या सलाहियत या काबिलियत उसके पास मौजूद है। बेशक वो डायरेक्टली एज अ स्टेट करे या इनडायरेक्टली किसी और स्टेट के ज़रिए से करे। तो इधर मिसाल वो देते हैं प्रोटेक्टोरेट की या प्रोटेक्टेड स्टेट की। ऐसी स्टेट है जो कि इंटरनली तो ये सॉवरन होती है लेकिन एक्सटर्नल दूसरे ममालिक के साथ रिलेशनशिप के हवाले से वो खुद से एक्ट नहीं कर सकती। स्टेट के आपको इंग्रेडिएंट्स मालूम होंगे पॉलिटिकल साइंस में। डेफिनेट पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है एंड सॉवरेनिटी है। तो सॉवरेनिटी इंटरनेशनल डोमेन में उस प्रोटेक्टरेट के पास नहीं होती, तो वो डायरेक्टली नहीं एक्ट कर सकती, किसी स्टेट के थ्रू ही एक्ट कर सकती है। फिर इस सिलसिले में पर्सनालिटी या सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल के लॉ के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का 1949 का एक मशहूर केस है, रेपरेशन फॉर इंजरीज सफर्ड इन द सर्विस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ही करार दिया है कि कोई भी ऐसी हस्ती जो कि इंटरनेशनल लेवल पे राइट्स और ड्यूटीज रखती है और साथ साथ उस राइट्स को बरकरार रखने के लिए वो इंटरनेशनल सतह पर इंटरनेशनल क्लेम लाने की सलाहियत उसके पास खुद मौजूद है, तब कहेंगे कि ये इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है। जैसा सब्जेक्ट म्यूनसिपल लॉ का, जिसके पास राइट टू सू, जिस तरह से आपने पढ़ा होगा कि मुकदमा करने का इख्तियार और बी सूड अपॉन। कंपनी लॉ में भी आप पढ़ेंगे या पढ़ लिया होगा आपने कि ये एक लीगल फिक्शन, जिनको लीगल फिक्शन के तहत पर्सनैलिटी दी जाती है नेचुरल पर्सन की बजाय लीगल पर्सन जो होते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल डोमेन में भी सिर्फ राइट्स और ड्यूटीज होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनको नफाज के इख्तियार के लिए उसके पास इंटरनेशनल लेवल पे क्लेम या मुकदमा करने की भी काबिलियत या सलाहियत उसके पास मौजूद है। तो सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के हवाले से ज्यूरिस्ट में काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ की डाइवर्जेंट पाई जाती है, उनके काफ़ी व्यूज़ डिफरेंट हैं। तो इसी हवाले से हम देखते हैं कि मशहूर मरूफ तीन थ्योरीज पाई जाती हैं सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ के मतलब। पहली है रियलिस्ट थ्योरी, दूसरी है फिक्शनल थ्योरी और तीसरी है फंक्शनल थ्योरी। अब रियलिस्ट थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स हैं, ये ट्रेडिशनल व्यू है, क्योंकि पहले जो अब जानते हैं ख़ास तौर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन से पहले तो सिर्फ कहते थे कि ये हमारा रियलिटी की बेस के ऊपर ही है। अच्छा जी, रियलिटी क्या है कि इंटरनेशनल सतह पर जो एक सॉवरन पॉलिटिकल एंटिटीज हैं वो सिर्फ स्टेट्स ही हैं और इन्हीं को ही सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ समझा जाए। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल सतह पर सिर्फ स्टेट्स ही हैं जिनको कुछ राइट्स हासिल हैं और कुछ ऑब्लिगेशन उनके ऊपर इम्पोज की गई हैं। और स्टेट जो है एज ए एंटिटी
ये जो इंडिविजुअल जिन पर एक्चुअली भी मुश्तमिल भी है, लेकिन उनसे ये फ़र्क रखती है। इसीलिए से जो ये थ्योरी कहते हैं, रियलिस्ट हमारा व्यू है कि स्टेट जो अपने ह्यूमन बींग्स या अपनी पॉपुलेशन से अलग है, उसकी सलाहियत है, राइट्स और ड्यूटीज इसकी अपनी इंटरनेशनल सतह पे, और यही फिर सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। और ये रियलिस्ट थ्योरी के प्रोपोनेंट्स जब बात करते हैं इंडिविजुअल्स की, तो ये उन्हें कहते हैं कि ये सब्जेक्ट नहीं बल्कि ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। क्यों? क्योंकि कानूनी पर्सनैलिटी, जुरिडिकल पर्सनैलिटी इनके पास मौजूद ही नहीं है इंटरनेशनल सतह पर। इस तरह से कि ना तो इनके कोई राइट्स हैं डायरेक्टली, और ना ही इन पे कोई ड्यूटीज इम्पोज हो सकती है। अगर इन पे कोई ड्यूटी भी इम्पोज होती है या ये इनको कोई राइट्स दिए गए हैं, तो वो स्टेट के राइट्स हैं, स्टेट के थ्रू ये अप्लाई कर सकते हैं, ये स्टेट के थ्रू इनकी जवाबदेही है। डायरेक्ट इंटरनेशनल सतह पे इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए ये ऑब्जेक्ट्स तो हो सकते हैं इंटरनेशनल आके, लेकिन सब्जेक्ट्स ये इंडिविजुअल्स या आम अफराद नहीं हो सकते। लेकिन इन थ्योरी, जो रियलिस्ट थ्योरी के जो प्रोपोनेंट्स है, इन पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इस बुनियाद पर की जाती है कि इस वक्त कई ऐसी और हस्तियां भी हैं जिसको इंटरनेशनल लॉ, जिनको समझता है कि उनके ऊपर कुछ राइट्स भी इम्पोज हैं और उन राइट्स भी दिए गए हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज भी या ऑब्लिगेशन भी कोई इम्प्यूज है। इस वजह से इनको भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हासिल है। तो अगर हम सिंपल ये कहें कि सिर्फ स्टेट्स इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, तो अब मौजूदा दौर में ये दुरुस्त नहीं है। अब बिला शको शुबा जिस मौके के ऊपर, जिस टेन्योर में ये बात करते थे, जब सिंपल सब्जेक्ट्स को ही जो स्टेट्स को ही सब्जेक्ट समझा जाता था, स्टेट के पास ही जो एक कैपेसिटी या सलाहियत होती थी राइट्स एंड ड्यूटीज रखने की इंटरनेशनल, तब तक तो ये मामला दुरुस्त था। लेकिन मौजूदा हालात में ये अब इंटरनेशनल लॉ सिंपल स्टेट्स तक इसकी कन्फाइनमेंट नहीं है, बल्कि ख़ास तौर पे जो 60 65 70 साल जो लास्ट है, उसमें अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इंटरनेशनल सतह पर आ चुकी हुई हैं। और इसकी एक वजह बयान करते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के क्रिएट होने के बाद, खास तौर पर इंटरनेशनल लीगल ऑर्डर में, कि पार्टिसिपेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। वजह उसकी ये है कि इंटरनेशनल लॉ अब माशरती और माशी जो लोगों की फलाह बहबूद है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, जिसकी वजह से और ऐसी हस्तियों को राइट्स और ड्यूटीज़ दिए गए हैं। तो इस मौके के ऊपर सिर्फ सब्जेक्ट्स को या रियलिस्ट थ्योरी जो है वो नाकाफ़ी है। अब स्टेट के अलावा और कौन कौन से ऐसे हस्तियां हैं जिनको सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ करार दिया जाता है? तो सबसे पहले इंडिविजुअल्स हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स के ऊपर कुछ ड्यूटीज और कुछ राइट्स दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर कि अब इंडिविजुअल्स को सजा देने का इख्तियार मौजूद है इंटरनेशनल लॉ में, अगर वो कोई खास ड्यूटी परफॉर्म करने से इनकार कर देंगे, उसमें फेलियर आ जाए। और ये जिस तरह के पायरेसी है, जो बहरी या बैनुल कौमी कजाक है, जंगी जराइम है, जेनोसाइड नस्ल कशी है, या ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम्स किए जाते हैं। ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऐसे एस्पेक्ट है जिसमें स्टेट से कता नज़र धड़क, और इसकी मिसाल आप टोक्यो न्यूरमबर्ग के ट्रायल्स जो हुए थे आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें जो अफसरान थे फौजों के, उनको कहा गया कि आपने ये जंगी जराइम किए हैं, तो उनकी तो प्ली यही थी कि जनाब हमें तो, जो हमारा सॉवरन था उसने कमांड के तहत हम काम कर रहे थे, उन्होंने हमें हुक्म दिया था, तो इसलिए जंग में ये हमने हरकत की, काम किए। फिर कहा था नहीं, ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी है, और हर तरह का कोई जो हुक्म है जो इलीगल है उसको मानना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, तो इसलिए उनको सजाएं भी दी गई। और कुछ हालात में हम देखते हैं, खासतौर पे ये जो रेपरेशन का केस था इन द सरफेस ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी ये पॉइंट रेस किया गया कि राइट टू ब्रिंग क्लेम है वो स्टेट जिसका वो शहरी, उसके साथ साथ वो उस इंडिविजुअल को भी हक हासिल है कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो कुछ मखसूस हालात में वो राइट्स को क्लेम के लिए इन्फोर्स भी कर सकता है। तो इस बुना पर फिर ये कहा जाता है कि जो इंडिविजुअल्स भी हैं वो इंटरनेशनल पर्सन का दर्जा उन्हें भी हासिल है, वो लीगल एक्टर्स हैं। तो सिंपल ये कह देना स्टेट ही सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल है, ये काफ़ी नहीं है। दूसरे नंबर पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इनकी हैसियत स्टेट से जुदा है, लेकिन फिर भी स्टेट के साथ साथ इंटरनेशनल सतह पर इनको भी कुछ राइट्स और ड्यूटीज दी गई हैं। खासतौर पर कुछ उनको कानूनी तौर पर ऐसे फंक्शन या जिम्मेदारियां दी गई हैं, और उन जिम्मेदारियों को अदा करने के हवाले से इंटरनेशनल लॉ में बेशक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टेट्स ही मिल के आपस में बनाती हैं, लेकिन इनकी कानूनी हैसियत इंटरनेशनल पर्सनैलिटी उन स्टेट से
हटकर है, जिनकी बुनियाद के ऊपर वो ऐसे फंक्शंस को अदा कर सकते हैं। तो मिसाल है हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही केस है 1980 का, एडवाइजरी ओपिनियन ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इजिप्ट एग्रीमेंट। उसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फरमाया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये भी सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का, क्योंकि इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस कुछ इन पर आयद की गई हैं जो उनकी जिम्मेदारी हैं और इंटरनेशनल लॉ के जनरल रूल्स के तहत इनकी जवाबदेही हो सकती है। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जैसा यूनाइटेड नेशन का चार्टर है उसके तहत ही इसका वजूद में लाया गया है। तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए जो कानूनी या लीगल डॉक्यूमेंट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है उसके तहत भी इनकी कुछ ऑब्लिगेशन है। और साथ ही साथ इनको इख्तियार है कि ये इंटरनेशनल सतह पर ट्रीटीज या मुआहदात कर सके, तो उस ट्रीटीज के तहत भी इनके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है। तो इंटरनेशनल सतह पे 3 तरह के सोर्सेज हैं जिनके तहत इनकी ड्यूटीज अराइज होती है, तो इसीलिए इनको भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने करार दिया था। फिर हम देखते हैं 1996 का एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही केस है जिसमें उनसे एडवाइजरी ओपिनियन मांगी गई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑन द लीगैलिटी ऑफ द यूज बाय अ स्टेट ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर किसी स्टेट का किसी के साथ वॉर या आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसमें क्या वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते नहीं। तो इस सिलसिले में जब इंटरनेशनल पर्सनैलिटी का जिक्र हुआ तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फरमाया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि बेशक अनलाइक स्टेट इनकी जनरल कॉम्पिटेंस तो मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉम्पिटेंस इनकी इंटरनेशनल सतह पे मौजूद है। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्न होती है प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलिटी के तहत, जिसके कहने से ये मुराद है कि जिन रियासतों ने मिलकर इनको क्रिएट किया है तो उन्होंने इनको कुछ हकूक या कुछ पावर्स अदा किए हैं और स्टेट ने, जो मेंबर स्टेट है, उन्होंने अपनी ही जो उन पावर्स के ऊपर कुछ लिमिट्स इम्पोज किए हैं। और मकसद उसका ये था कि वो स्टेट्स जो हैं कुछ उन स्टेट्स के मुश्तरका कुछ मुफादात है जिसकी प्रमोशन के लिए ऐसे इदारों का वजूद में लाना उनके लिए ज़रूरी था और वो जिम्मेदारियां फिर ऐसे इदारों को दी गई हैं। तो स्टेट ने इंटरनेशनल सतह पर कुछ अपनी जो पावर है सॉवरेनिटी है उसके ऊपर कुछ पाबंदियां आयद करते हुए वो तमाम की तमाम पावर दे दी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को। तो बेटा ये रियलिस्ट थ्योरी और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। अब इसके ऑपोजिट बिल्कुल दूसरा व्यू है जिसे फिक्शनल थ्योरी कहा जाता है, जो कि रियलिस्ट थ्योरी के बिल्कुल ऑपोजिट है। अब इस थ्योरी के मुताबिक जैसा म्यूनिसिपल लॉ में सब्जेक्ट्स ऑफ म्यूनिसिपल लॉ करार दिया जाता है इंडिविजुअल्स को या पर्सन को, तो इसी तरह बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ में भी सिर्फ एक्चुअली में इंडिविजुअल्स ही हैं जो कि सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं। वजह उसकी ये है कि जो स्टेट्स जो है ये तो बिल्कुल एक तस्वुराती एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है और स्टेट्स एक्चुअली मिलती बनती ही हैं पॉपुलेशन, क्योंकि परमानेंट पॉपुलेशन तो उसका एक इंग्रेडिएंट है। तो स्टेट की खुद से ना तो कोई उसकी सोल है, रूह है, ना ही कोई उसकी स्पिरिट है और ना ही वो कोई खुद मुख्ताराना विल रखती है इस हवाले से जिसका वो या बना सके उस विल को, ना वो उसका इजहार कर सकती है। ये इंडिविजुअल्स ही हैं जिनके तहत वो एक्ट करती है। तो वो उनके बकौल कि स्टेट जो है वो एक लीगल फिक्शन के तौर पर एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के तहत उसको पर्सन समझा जाता है और एक्चुअली में ये राइट्स और ड्यूटीज इंडिविजुअल्स की हैं, लेकिन जब वो मुश्तरका तौर पर एक स्टेट का शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो ये उस स्टेट की बन जाती है। तो फिक्शनल थ्योरी है जिसके तहत स्टेट को एक रिकॉर्ड किया गया है पर्सन का, तो इसलिए इसको फिक्शनल थ्योरी भी कहा जाता है। कैल्सन जो है उन्होंने व्यू ये बयान किया था कि जो म्यूनसिपल लॉ के कवानीन हैं और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल लॉ के कवानीन हैं ये बनाए ही इसीलिए गए हैं कि इंसानों की फलाह व बहबूद की जाए, ह्यूमन बींग्स, इंसानियत के लिए ही। म्यूनसिपल लॉ जब बाइंडिंग है इंडिविजुअल्स पे तो वो डायरेक्टली इमीडिएटली बिला वास्ता बाइंडिंग होते हैं, लेकिन जब वो इंटरनेशनल लॉ में जो असूल ह्यूमन बींग्स पे बाइंडिंग है तो वो मीडिएटली या इनडायरेक्टली बिलवास्ता थ्रू द स्टेट, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट वो उन पर है, लेकिन बाइंडिंग अल्टीमेटली ये इंडिविजुअल्स पे ही होते हैं। फिर ये थ्योरी जो है वो उसी फिक्शन की बेस के ऊपर है कि ये जो स्टेट्स की राइट्स एंड ड्यूटीज हैं ये एक्चुअली में उन्हीं लोगों की, उन्हीं इंसानों की राइट एंड ड्यूटीज हैं जिन पर मुश्तमिल होकर वो स्टेट मारते वजूद में आती है और अल्टीमेटली इंडिविजुअल्स ही सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ होते हैं।
अब इस फिक्शनल थ्योरी के भी ऑपोजिट क्रिटिसिज्म मौजूद है, लोग इस पे भी तनकीद करते हैं कि इंडिविजुअल्स को जब आप समझते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का ये सब्जेक्ट्स हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्टली उनके ऊपर राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, बल्कि उसी फिक्शन की बुनियाद के ऊपर कि स्टेट्स की जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं ये एक्चुअली इंडिविजुअल्स की वो राइट्स एंड ड्यूटीज जिनके ऊपर वो कंपोज जिनके ऊपर वो मुश्तमिल है। तो इसी बिना के ऊपर फिर अगर इस थ्योरी को आप देखें तो कहना तो मतलब यही है कि एक्चुअली में वो राइट्स एंड ड्यूटी स्टेट्स की ही हैं। ठीक है, डायरेक्टली वो स्टेट्स की हैं, बाद में फिर वो इंडिविजुअल्स का जिक्र होता है। तो ये फिक्शन, ये करार दे देना, ठीक है, तो खुद ही से इस थ्योरी में ही गलती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो राइट्स एंड ड्यूटीज इंडिविजुअल की करते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो स्टेट्स की हैं, और इसी फिक्शन की बुनियाद के ऊपर ही वो इंडिविजुअल जो स्टेट को करार देते हैं इंडिविजुअल एज सब्जेक्ट इंटरनेशनल, ये फिक्शन ही गलत है। अब बेटा इन दोनों थ्योरीज को बैन बैन के दरमियान में एक थ्योरी है जिसे आप फंक्शनल थ्योरी कहते हैं, क्योंकि अभी मौजूदा दौर में भी हम खास तौर पर देखें तो ना मुकम्मल तौर पर रियलिस्ट थ्योरी दुरुस्त है, ना मुकम्मल तौर पर फिक्शनल थ्योरी दुरुस्त है। अब ये जो इसके जो जूरिस्ट है या प्रोपोनेंट्स हैं, उनके मुताबिक कि लीगल पर्सनैलिटी इंटरनेशनल लेवल पे उसी को हासिल है जो कि इंटरनेशनल प्लेन में कोई फंक्शन अदा कर रहा है, जिसकी कोई ना कोई जिम्मेदारी या कोई ना कोई उसकी जवाबदेही है, फंक्शन कोई ना कोई से किरदार अदा करने के लिए दिया गया है इंटरनेशनल डोमेन में। तो जो हस्तियां कानूनी तौर पर किरदार अदा कर रही हैं तो उन्हें आप सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ कह सकते हैं। वो मानते हैं इस बात को कि प्राइमरीली, या जो अगर हम देखें टोटलिटी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज जो है वो स्टेट्स को ही हासिल है इंटरनेशनल लॉ के तहत। इसलिए कहा जा सकता है कि स्टेट्स की अनलिमिटेड पर्सनैलिटी है, उनके पास फुल कैपेसिटी, और उन्हें प्राइमरी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ करार दे सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, इनकी भी कोई ना कोई कानूनी हैसियत या कानूनी किरदार मौजूद है। हाँ, उसे ये कह सकते हैं कि उनकी रिस्ट्रिक्टेड पर्सनैलिटी, क्योंकि टोटलिटी तो तमाम के तमाम राइट्स और ड्यूटीज उनको नहीं दिए गए हैं, लेकिन कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज उनको भी दिए गए हैं। तो इस हवाले से जो अगर जो चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जिनको लीगल फंक्शन दिया गया है, जो कोई किरदार अदा कर सकते हैं, उन्हीं को राइट्स एंड ड्यूटीज हासिल हैं। तो इसी बुनियाद के ऊपर कहा जा सकता है ये एक साउंड नुक्ता नज़र है, जिसकी बुनियाद के ऊपर जिसको हम पैमाने को तय कर सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल करार दिया जा सकता है। अब फंक्शनल थ्योरी के तहत ही हम देखते हैं कि कुछ जूरिस्ट जो थे जिनका अर्लियर व्यू था, ट्रेडिशनल व्यू या रियलिस्ट थ्योरी को वो करते थे कि स्टेट्स ही सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है, तो उन्होंने अब अपने इस व्यू वो चेंज किया है और फंक्शनल की तरफ वो आ गए हैं। तो आप देख, पहले वो स्टेट को जिस तरह से समझते थे, लेकिन अब उनका व्यू ये है कि प्राइमरीली तो स्टेट्स ही हैं, लेकिन सिर्फ लोगों को निकाल कर, दूसरी हस्तियों को निकाल कर एक्सक्लूसिवली स्टेट्स नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल इंडिविजुअल्स और इस तरह से भी हस्तियां मौजूद हैं स्टेट्स के साथ साथ, जिनके राइट्स एंड ड्यूटीज या जिन्हें इंटरनेशनल पर्सन कहा जा सकता है। मिसाल है ओपिनियम की, कि जब पहले 3 एडिशन से बुक में, तो उन्होंने जब सब्जेक्ट्स का करार दिया था तो स्टेट्स को ही करार दिया था और एक्सक्लूसिवली उन्हें सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल करार दिया था। लेकिन जब उनका 9th एडिशन, जो मेरा ख्याल है तकरीबन 1991 में या 90s में आया था, उसमें उन्होंने अपने इस व्यू को चेंज किया और इस व्यू को उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि प्रिंसिपली जो है सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल वो स्टेट्स ही हैं, लेकिन स्टेट्स ही हैं वो इंडिविजुअल्स को और कोई ऐसी और हस्तियों को जिनको डायरेक्टली इंटरनेशनल राइट्स और ड्यूटीज दे दिए गए हैं और क्रिएट भी उन्होंने स्टेट्स नहीं उन्हें किए हैं, तो उस हद तक उन्हें भी सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ समझा जा सकता है। तो बेटा इसी कॉन्सेप्ट में कैपेसिटी का फिर जिक्र है, क्योंकि फंक्शन अदा करना है तो कैपेसिटी मौजूद होगी तो फंक्शन अदा हो सकेगा। तो उसमें दो तरह की कैपेसिटी इंटरनेशनल सतह पर फंक्शनल थ्योरी जो प्रोपोनेंट्स हैं उनके मुताबिक है, एक अनलिमिटेड है और एक रिस्ट्रिक्टेड है। अब अनलिमिटेड या फुल कैपेसिटी है वो उन एंटिटीज की है जो उनके ऊपर कोई कदगन नहीं है, और रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ के तहत उनको ज्यादातर, अगर सारे ना ही भी दिए गए तो ज्यादातर राइट्स और ड्यूटीज उनके पास मौजूद हैं, और ऑब्वियसली ये आपकी स्टेट्स हैं। और हाँ, अगर इंटरनेशनल सतह पे कोई ऐसी हस्ती है, एंटिटी है जो कि कुछ या इवन एक सिंगल एक्ट भी अगर अदा करने के काबिल है या सलाहियत रखती है, तो उसको हम कहेंगे चलें उसकी फुल या अनलिमिटेड कैपेसिटी तो नहीं है, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड कैपेसिटी मौजूद है, इस बिना के ऊपर उसे सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ करार दिया जा सकता है। फिर नेक्स्ट बेटा पर्सनैलिटी के हवाले से कॉन्सेप्ट है ओरिजिनल पर्सनैलिटी एंड डिराइव्ड पर्सनैलिटी।
जिससे हम स्टेट्स की अगर जिक्र करें तो उनके लिए ये कहना कि स्टेट्स ही हैं, स्टेट्स के अलावा जो हैं जिस तरह आपकी इंडिविजुअल्स हैं या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको जो राइट्स और ड्यूटीज दी गई हैं तो ज़्यादातर हालात में स्टेट्स ही हैं एक्चुअली जिन्होंने उनको अपनी सॉवरेनिटी में से कुछ हिस्सा उनको दिया है और राइट्स एंड ड्यूटीज उन पर इम्पोज किए हैं। और उनका ये किरदार लीगल इंटरनेशनल सतह पे तभी तक बरकरार रह सकता है जब तक स्टेट चाहें। अब स्टेट जब चाहे उनसे छुटकारा हासिल करना, तो जिसने क्रिएट किया तो वही खत्म भी कर सकता है ना। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिविजुअल्स के जो जो राइट्स एंड ड्यूटीज है वो खत्म भी कर सकती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स हैं, इनकी जो अब पर्सनैलिटी है वो डेरिवेटिव है या पैसिव सब्जेक्ट्स हैं। किस सेंस में? क्योंकि खुद तो उन्होंने अपनी कोई पावर या फंक्शन या राइट या ड्यूटी तो नहीं की है, बल्कि जो एक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट्स है, उन्हीं ने उनका किरदार मुतय्यन किया हुआ इंटरनेशनल डोमेन में। तो इसीलिए इनको डेरिवेटिव सब्जेक्ट या पैसिव सब्जेक्ट कहा जाएगा, जबकि स्टेट्स को हम कहेंगे एक्टिव या ओरिजिनल सब्जेक्ट्स। क्योंकि असल में मोनोपली जो है इंटरनेशनल लॉ में क्रिएट करने की, वो इन स्टेट्स के पास ही है। तो स्टेट्स एक्टिव सब्जेक्ट्स हो गए जिनकी पर्सनैलिटी ओरिजिनल है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल्स हैं वो डेरिवेटिव या पैसिव सब्जेक्ट्स हैं और जिनकी पर्सनैलिटी डिराइव्ड है, डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेट्स है। स्टेट्स के जो हक वगैरह थे उनसे इनको आगाज कर दिया गया। तो यहाँ पे इसी तरह से वो कम्बिनेशन में ओरिजिनल पर्सनैलिटी और डिराइव्ड पर्सनैलिटी का बयान कर दिया कि स्टेट्स को ओरिजिनल पर्सनैलिटी हासिल है, क्योंकि इस ज़ाहरी तौर पर डायरेक्टली जब वो स्टेटहुड के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करें, यानी कि परमानेंट पॉपुलेशन हो, डेफिनेट टेरिटरी हो, गवर्नमेंट हो, और सॉवरेनिटी या कैपेसिटी टू एंटर इनटू रिलेशन विद अदर स्टेट्स जब आ जाए, तो वो स्टेट हो गई। तो स्टेट की जब लवाजमत पूरे हो गए तो उसको तमाम तो राइट्स और ड्यूटीज हासिल है। जबकि डिराइव्ड पर्सनैलिटी इन इदारों की है, इंडिविजुअल्स की है, जिनको स्टेट ही रिकॉग्नाइज करती है, उनमें कुछ कॉम्पिटेंस वो देती है इंटरनेशनल लॉ में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के हवाले से। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का थोड़ा सा स्टेट के साथ तकाबल करना इधर मौजू होगा मेरे ख्याल में, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जो ओरिजिनल सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे सब्जेक्ट है खासतौर पर स्टेट्स, इनसे इनकी जो नेचर है, हैयत है, ये बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। क्योंकि जो एक स्टेट के लिए टेरिटरी होना जरूरी है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की कोई उनकी इलाकाई बाउंड्री नहीं होती, और ना ही कोई पॉपुलेशन है इनकी। तो इस बुनियाद के ऊपर किसी भी टुकड़े पर, जो ज़मीन का टुकड़ा है, उनके ऊपर ये इलाकाई कोई सुपरमेसी या सॉवरेनिटी का इजहार ये नहीं कर सकती। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर कोई किसी है किसी भी सिस्टम ऑफ लॉ में, तो ज़रूरी नहीं है कि तमाम की तमाम जो हस्ती हैं, एंटिटीज़ हैं, उनकी नेचर या उनका स्कोप बराबर ही एक जैसा ही होना ज़रूरी है। तो वो हैयत में एक दूसरे से डिफरेंस रख सकती हैं। मिसाल आप वही पहला शुरू में जो केस आपसे बयान किया था, रेपरेशन फॉर इंजरी सफर्ड इन द सर्विस ऑफ द यूनाइटेड नेशन केस है 1949 का। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने बयान किया था कि जो सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ है किसी भी लीगल सिस्टम में, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि अपनी हैयत में या जो उनका दायरा इख्तियार है राइट्स के हवाले से, तो वो एक से आइडेंटिकली हो, बल्कि जो उनकी नेचर है और या जो उनका इख्तियारात का या राइट्स का जो दायरा कार है, वो हमेशा डिपेंड करता है नीड्स ऑफ द कम्युनिटी पे, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो जो है। तो ट्रेडिशनली भी कह रहे हैं कि जब हम हिस्ट्री को देखते हैं कि इंटरनेशनल लॉ में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, जितनी भी इसमें डेवलपमेंट हुई है, वो हमेशा से इंटरनेशनल लाइफ, यानी कि नेशंस का जो आपस में तल्लुक है इंटरनेशनल सतह पे, उधर जो जो फिर उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती गई हैं, इसी तरह से फिर स्टेट्स में आपस में जो इनकी कलेक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनका दर्जा बदर्जा इजाफा होता रहा है। उसी बुनियाद के ऊपर फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सतह पर स्टेट्स के अलावा कुछ और एंटिटीज़ को भी रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर, ज़रूरत की बेस के ऊपर, नेसेसिटी की बेस के ऊपर उनको फिर इंटरनेशनल पर्सनैलिटी या इंटरनेशनल सतह पर कोई किरदार दिया गया है। अब अदालत की ये राय थी कि जो ऑर्गेनाइजेशन, जब ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसको जो बनाने का मकसद था, इंटेंशन यही थी कि ये एक्सरसाइज करे या इंजॉय करे, और इनफैक्ट ये एक्सरसाइज भी कर रही है उन राइट्स और ड्यूटीज फंक्शन को, और इंजॉय भी कर रही है, जो कि इस बेसिस पे बनाए गए थे कि इसके हवाले से कि इंटरनेशनल सतह पे ऐसे इदारे की ज़रूरत है। तो
इसी हवाले से इसको फिर इंटरनेशनल सतह पे कुछ किरदार अदा करने की कैपेसिटी दी गई, और ये जो उसको इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है, वो लार्ज मेजर ऑफ जो इंटरनेशनल स्टेट्स हैं उन्हीं की वजह से इनको ये पर्सनैलिटी हासिल हुई है। अल्टीमेटली कोर्ट ने फिर इस मौके पर ये कंक्लूड किया था कि यूनाइटेड नेशंस जो है हर तरह से इंटरनेशनल पर्सन है, बेशक इस अमर के बावजूद कि ये स्टेट से जुदागाना है या ये स्टेट नहीं है। तो बड़ा कंक्लूजन में भी मैं आपसे यही बात करूंगा कि ऊपर जितनी भी डिस्कशन आपने सुनी है उससे ये बात क्लियर है कि इंटरनेशनल लॉ वक्त के साथ साथ बदल गया है। तो ओरिजिनली जो सॉवरन स्टेट्स जो थी उन्हीं को समझा जाता था कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरनेशनल सतह पर एक्ट करती हैं। इसी सिंपल ये है, लेकिन अब रिसेंट हिस्ट्री खासतौर पे पिछले 70 सालों में आप कह सकते हैं कि नॉन स्टेट एंट्रीज जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है या इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल जैसा मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है एंड सो ऑन, और इंडिविजुअल्स हैं, इनको भी इंटरनेशनल लीगल सब्जेक्ट का दर्जा या रैंक दे दिया हुआ है। बेटा ये आपसे गुफ्तगी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।